नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पहले आ चुके हैं एग्ज़ामों में। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि। तो इसका आंसर है, उससे इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। तो विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसी से धारा फ्लो होने लगती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है डैश अग्निशामक। तो इसका आंसर है ए, सोडा अम्ल। तो ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार सोडा अम्ल होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र ईंधन की आग से बचाव हेतु लगा होता है हर औद्योगिक इकाइयों में। तीसरा है, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं में और मानवीकरण के साधन के भीतर ही सीमित होता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसका आंसर है पहला, पूर्ण उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित होता है। अगला, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है बी, तुलनियंत्र यानी कि कंपैरेटर। नियंत्रक मूल रूप से तुलनियंत्र होता है, कंपैरेटर होता है। अगला है, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका आंसर है बी, लघु परिपथों में, यह शॉर्ट सर्किट्स भी बोल सकते हैं। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण लघु परिपथों में प्रदान किया जाता है। एचआरसी फ्यूज कारतूसी फ्यूज का एक विकसित रूप है और इसकी विकिदारक क्षमता 66 किलोवोल्ट पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर तक होती है। इसलिए इन्हें कारतूसी प्रोपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज विद्युतरोधी पदार्थ, कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक यौगिक पदार्थ की बेलनाकार पोलों के नली से बना होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितनी धारा को मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है 100 एम्पियर। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पियर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। वह तकनीकी साधन जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। फ्यूज की अगर साधारण भाषा में डेफिनेशन देखें तो फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो भारी आघातों से हमारे या हैवी वोल्टेज से हमारे घर में रखे उपकरणों को बचाता है, क्योंकि इसकी एक सीमित लिमिटेशन होती है कि इतनी लिमिट से अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका जो फ्यूज का तार है वो जल जाएगा, क्योंकि वो निम्न गलनांक का होता है। अगला है, चित्र में दिखाया गया औजार कौन सा है। तो ये है, ए है क्रीपिंग टूल, इसको उर्मिला औजार भी कहते हैं हम, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, किसके अनुसार हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, केवल ढांचे का आकार, शेप ऑफ द फ्रेम एंड वेट ओनली। अगला है कि वेज काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कैप छेनी, इसको हम कैप छेनी बोलते हैं। तो कैप छेनी काटने के लिए वेज काटने के लिए कैप छेनी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है, पाइप के अंदर की ओर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है टैप। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए टैप औजार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का अर्थ
थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है, तो इसका आंसर है तापमान। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपर इनेमल तारों का गेज डैश द्वारा मापा जाता है, इसका आंसर है वायर गेज। सुपर एनिमल तारों का गेज तार गेज द्वारा मापा जाता है। पतले तारों का गेज स्क्रोज में मापा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए हस ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इस्पात रूल के प्रयोग के मार्केटिंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः डैश द्वारा हटाया जाता है, तो इसका आंसर है तार स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर भी बोलते हैं इसको। तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का उपयोग कंडक्टर तथा जीआई पाइप का सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। स्पॉट फाइल का उपयोग सिंडिकेट के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, अगर टेनन सा के दांत घिस जाएं हो तो उन्हें तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगर टेनन सा के दांत घिस जाएं तो उन्हें तेज करने के लिए त्रिभुजाकार फाइल, यानी कि देसी भाषा में इसको रेती भी बोलते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, मैलेट का। उसके बाद है डैश के लेपन के लिए बीटा बैक्सेक्टर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ए, थिकनेस, मोटाई का मापन। मोटाई के मापन के लिए बीटा लैकर स्केटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर है, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से, क्योंकि बेंच वाइज होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को रोकने के लिए, बैंड करने के लिए, जिसके बीच में हम कुछ वस्तु रख सकते हैं। तो बेंच वाइज का जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। जब जो मजबूत से जकड़ने वाला औजार है विद्युत कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर चौड़े वाली बेंच का वाइज प्रयोग किया जाता है। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी। डिवाइस का आकार चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय भी, एक्स्ट्रा के समय से काटते समय भी और ड्रिलिंग के लिए, तीनों इसका आंसर है। तो समांतर बॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, एक्स्ट्रा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्रिलिंग, कटिंग आदि सक्रियों के शीतक का प्रयोग किया जाता है। इसका है आंसर है टूल, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों ठंडा रखने के लिए। ड्रिलिंग, कटिंग आदि कृषि क्रियाओं का शीतक का प्रयोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, यानी कि उसको पहले क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज की घुमाया जाता है, जिससे कि धातु के चिप्स टूट जाएं। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातु की चिप्स टूट जाते हैं। उसके बाद है हथौड़े का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, पिन के आकार एवं तोल के आधार पर। बी, हथौड़े का वर्गीकरण पिन के आकार एवं तोल के आधार पर लगाया जाता है। इसका उपयोग कील ठोकने, मिट्टी व राल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि के छिद्रन करने एवं लकड़ी पर फार्मर चील के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? अभी दोनों पिन हेलिक्स के केंद्रों के बीच की दूरी। उसके बाद हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन हेलिक्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। यह लोहा अधिक धात्विक वस्तुओं को काटने के वाली आ रही है। इससे प्रयुक्त एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद 24वां, फाइल की लंबाई नापी जाती है, किसमें नापी जाती है भाई? पॉइंट से हील तक।
फाइल की लंबाई पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। सामान्यतः फाइल की लंबाई 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु हाई कार्बन स्टील है। चीजल की लंबाई मुख्य 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत के लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है, फॉर्मल चीजल तथा कोल्ड फ्लैट चीजल का प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइट का सीट तथा फिटनेस को आकार देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई? क्योंकि उपयोग के बाद रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। रेती और हेक्सा का प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ कर के रखना चाहिए ताकि उसमें जगह नमी की मात्रा न रहे। रेती को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हेक्सा को सीधे फ्रेम टाइट करना चाहिए, कसना चाहिए, इसमें ग्रीस लगा रखना चाहिए। इसमें आएगा भी हेक्सा को सीधे फ्रेम टाइट नहीं करना चाहिए जिससे जंग न लगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस माइन लेप कर देना चाहिए। बरसात के दिनों में औजारों पर जंग लगने से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का प्रयोग कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है कटिंग के समय घर्षण को कम करना। हेक्सा ब्लेड या कारपेंटर या सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण कटिंग के समय घर्षण को कम करना। विद्युत के लिए 30-40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टनल सॉ उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व उपयोग तीनों है। इसका हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, स्पार्क प्लग आदि का एयर बैग नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है फीलर गेज। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज के द्वारा एयर गैप विड्थ मापा जाता है। फीलर गेज अभियांत्रिकी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दो पार्टों के बीच की क्लियरेंस मापा जाता है। तो दोस्तों फीलर गेज, इन्होंने पूछा फीलर गेज स्पार्क प्लग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फीलर गेज का। स्पार्क प्लग के जो अपर बिंदु है, जो बीच का गैप मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, छोटे तार और केबल को जो वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको कहता है तिरछा काट प्लेयर। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए तिरछा काट प्लेयर टूल का प्रयोग किया जाता है। यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दांत वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। अगला है सॉकेट के से सुंडाकार शौक ब्रह्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो वह है ड्रिफ्ट कहता है सर्किट में सुंडाकार श्याम वर्मा के अपनयन निकालने के लिए ड्राफ्ट औजार का प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट औजार एक हस्तचालित औजार है जैसे पाना, रिंचे, स्पैनर आदि। यह सॉकेट से सुंडाकार व शंख वर्मा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुनिया के लिए कई प्रकार गुनिया में बहुत सा काम नहीं किया जाता। तो आंसर है सी, पृष्ठ की स्पष्टता की जांच। गुनिया के कई प्रकार प्रयोग हैं। गुनिया से पृष्ठ की स्पष्टता की जांच किया जा सकता है। गुनिया विद्युत तार के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग वैद्युत वाप्टिंग आदि के समकोण को करने के लिए किया जाता है। परखना मतलब जांच करना।
एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? लेपन के। लवणों के गोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं के उनके लवणों से पृथक किया जाता है। लवण से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पतली परत पर चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना। जैसे आजकल हमने देखा है कि चांदी की वस्तु पर सोने की झोल फिरवा देना, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं। किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम डैश की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। 2 मीटर। लैंप होल्डर की जमीन स्तर से ऊंचाई 2 मीटर। स्विच बोर्ड की जमीन स्तर से ऊंचाई 1.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जमीन स्तर से 2 मीटर। दीवार की मोटाई 0.3 मीटर। लाइट और फैन की दूरी 0.5 मीटर। 36 गीजर में भर्ती कंटेनर बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास व्यूल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उष्मा हानि को घटाने के लिए गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल लगाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किस एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया को सोल्ड करना अनिवार्य है? उस कारण को पहचानें। आंसर है वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। वातावरण में परिवर्तन एवं कंपन के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सॉलिड करना अनिवार्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 38 टूल, पिन, सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। डू, पिन, सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जाता है जब एसेसरी दोहरी इंसुलेटेड हो। ये है एग्जाम, इसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो करेंगे हम। विद्युत कार्य के लिए हाथ पांव किन्हें कहा जाता है? औजारों को। परीक्षार्थी कारीगर को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? औजारों का उपयोग एवं अनुरक्षण संबंधित। विद्युत कार्य के टूल किट किस प्रकार की होती है? सचल टूल किट। पेचकस का प्रयोग किसके लिए जाता है? विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने के लिए तथा खोलने के लिए। फेज टेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फेज की उपस्थिति तथा पहचानने के लिए। फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? 500 वोल्ट तक। टेस्ट लैंप के द्वारा पहचान की जाती है एसी सप्लाई की, फेज, न्यूट्रल तथा अर्ध तारों की। पॉकर की टिप कैसी होती है? नुकीली। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार कॉम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है? 20 सेंटीमीटर लंबाई व इंसुलेटेड दस्ते वाला। इलेक्ट्रीशियन चाकुओं में कितने ब्लेड होते हैं? 2 ब्लेड होते हैं। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का हथौड़ा उपयुक्त होता है? बॉल पिन हथौड़ा। रावल प्लग को ठोकने से पूर्व कुछ घंटे के लिए जल में भिगोकर क्यों रखना चाहिए, जिससे रावल प्लग पेंच को सरलता से जकड़ सके? छेनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एवं हॉट। विद्युत कार्य किस प्रकार की छेनी आवश्यक होती है? फर्मर चीजल एवं कोल्ड फ्लैट चीजल। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का फीता उपयुक्त होता है? 150 सेंटीमीटर लंबाई युक्त फ्लेक्सिबल स्टील टेप। हैंडल ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर मापी जाती है, व्यक्त की जाती है? इसकी चक्कर की ड्रिल बीट धारण करने की क्षमता के आधार पर। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किन में छिद्र करने के लिए किया जाता है? लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्यूमिनियम, नरम लोहे की चादर एवं पुर्जे इत्यादि। वैद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के स्पैनर्स उपयुक्त होते हैं? 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर जबड़े वाले डबल्स एंडेड स्पैनर्स। काटे गए पाइप गेंदों के लिए सिरों को चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं रीमर का। विद्युत कार्य के लिए किस आकार का जिमलेट उपयुक्त होता है? T-36 तथा 10 मिलीमीटर व्यास युक्त जिमलेट का। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग
किसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है? विद्युत वायरिंग, लकड़ी अथवा धात्विक वस्तुओं में। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए प्रयोग करते हैं चाकी का। वायर गेज की परिधि पर किस नाप के खांचे कटे होते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। केबल जॉइनिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लो लैंप का। विद्युत कारों को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? साहुल प्लम बॉब का। रेती हुए दांते किसके द्वारा साफ किए जाते हैं? वायर ब्रश के द्वारा। फेज ट्रेजर को किस वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? 500 वोल्ट से अधिक, यानी कि टेस्ट की बात चल रही है। स्निप एवं कैंची से किन्हें नहीं काटा जा सकता? धात्विक चादरों एवं तारों को। एडजस्टेबल स्पैनर्स, पाइप रिंच एवं पाइप कटर के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? हथौड़े का। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को किससे नहीं जोड़ना चाहिए? विद्युत स्रोत से। यह देखने के लिए पेचकस जैसा है, परंतु पेचकस नहीं। इससे हैंडल पर एक नियॉन लैंप लगा होता है। इस कथन में औजार की विशेषता होता है फेजर टेस्टर, यानी कि हम टेस्टर की बात कर रहे हैं, लाइट चेक करने वाले औजार की, जिससे हम इसकी विद्युत धारा है या नहीं है इसके अंदर चेक कर सकते हैं। यह 500 वोल्ट तक की उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने तथा इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ने को ऐंठने के लिए किया जाता है। इस कथन का में किस औजार का वर्णन किया गया है? छेनी का, चीजल का। यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर ब्लेड वाला होता है और इसे गुनिया भी कहते हैं। इस कथन में औजार के विषय में बताया ट्राई स्क्वायर के। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इस कथन में किस औजार की विशेषता बताई है? टैचिट ब्रेस। यह लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। दिए गए कथनों में किस औजार के लिए बताया गया है? मंगलेटा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारा सहयोग करें। कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें और हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ जो कमी रह गई है कमेंट में हमें बता भी सकते हैं, जिसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो जल्दी आएगी, 3rd